हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से प्यारे से चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने इतिहास के फर्स्ट चैप्टर कर लिए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का हम पूरा ऑब्जेक्टिव कराने रहे हैं, ठीक है। पहला है, प्रथम जेनेवा कांग्रेस सन कब हुआ था, ठीक है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन नंबर बी 1864, ऑप्शन नंबर सी 1874, ऑप्शन नंबर डी 1884। तो कब हुआ था, तो 1864 में, ठीक है, 1864 में, ठीक है। दूसरा है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। जैसे कि आपको पढ़ाए थे कि इटली का एकीकरण कब हुआ, पूर्ण हुआ, तो 1871 में, ठीक है, 1871 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक, ये देखिए 2024 में आया है। ये भी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब 2024 में आया है, ठीक है। तो 2024 लुई फिलिप कहाँ का राजा था, शासक था, तो फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का। अब है आगे, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसने कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो यूनान को। किसे, यूनान को। ये भी 2024 में आया, ठीक है। अब है आगे, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया पढ़ाए थे आपको, लास्ट में था। बोहेमिया निम्न में, आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज देख लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा, ठीक है। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था, ठीक है। तो किस देश के, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसे, ऑस्ट्रिया के अधीन था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, ठीक है। कौन नहीं था, तो कौन नहीं था, तो जर्मनी। कौन, जर्मनी। यही 2024 में पूछा है, यहाँ पे दिया 2024 में पूछा है, तो कौन, जर्मनी, ठीक है। आगे है 7वां नंबर प्रश्न। 1871 में विलियम विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था, ठीक है। विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था, तो जर्मनी का था। कहाँ का, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए दिया इटली, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। तो कहाँ का था, तो जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का। सांडिनिया का राजा कौन था। सांडिनिया का राजा कौन था, ठीक है। तो पहला है विक्टर एनुअल, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है चार्ल्स दसम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जाकर बोल रहे, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप जब यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा नहीं देखे वीडियो मेरा, तो जाकर देख सकते हैं। होगा इसका विक्टर एनुअल, ठीक है, विक्टर एनुअल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो होगा पहला है मेजनी, दूसरा काउंट करूर, तीसरा गैरीवाल्डी, और चौथा इनमें से सभी। तो इटली का प्रमुख नायक कौन था, प्रमुख, प्रमुख बोल रहा है, प्रमुख कौन था, तीनों तीनों थे, ठीक है, प्रमुख तीनों थे, क्योंकि सबका योगदान था, थोड़ा थोड़ा सबका योगदान था, इसीलिए तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा, ठीक है। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी। देखिए आपको सबसे पहले ही पढ़ाया गया था, लुई 16वां की फांसी कब दी गई थी, तो 1798 में दी गई थी, ठीक है। जब लुई क्या मतलब वहां के जो जनता थे लुई 16वां के खिलाफ क्रांति कर दिए, ठीक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, ये तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाए आंसर मेटरनिक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक। निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दी गया, ठीक है। तो होगा इसका आंसर लौसे लौसने सम्मेलन। लौसने सम्मेलन होगा क्या, लौसने सम्मेलन। आगे है, आगे है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी देश का, ठीक है। अगला है 15वां, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो होगा इसका राजतंत्रों को
पुनर्स्थापित करना, ठीक है, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये तो बहुत आसान है, बहुत। इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिए, ऐसे होगा इसका 1789, ठीक है। ऑस्ट्रिया आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी, ठीक है। अब है आगे 20, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो होगा यूरोप। किसे? यूरोप। किसे? यूरोप, ठीक। अगला है 21 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? तो बुर्बो वंश की, ठीक है, बुर्बो वंश की, ठीक है, बुर्बो वंश होगा। अगला है 22वां नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये तो बहुत आसान है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। क्या? कार्बोनरी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 23 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कितना? ऑस्ट्रिया, दोस्तों, ऑस्ट्रिया था। अगला है 24वां नंबर, काउंट कयूर को विक्टर एनुमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये भी बहुत आसान है, ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री पे पद पे नियुक्त किया था, ठीक है। अगला है 25 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? आज मतलब गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? गैरीबाल्डी आप लोग पढ़ेंगे, आपको शुरुआत में ही देखा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक, नाविक था, ठीक है। अगला है, जर्मन राइमराज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइमराज का निर्माण किसने किया था? तो होगा इसका नेपोलियन बोनापार्ट। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। आपको हम वीडियो में डाल दिए हैं, जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला है, जालवेरिन कैसी संस्था है? जालवेरिन कैसी संस्था है? तो व्यापारिकी, ठीक है, व्यापारिकी संस्था है, ठीक है। अगला है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी आपको बताए थे, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये बिस्मार्क ने, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार 2011 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है और 24 में भी आया है, ठीक है। तो कितना? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौ की नीति बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 29 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो बहुत आसान है, फ्रैंकफर्ट की संधि आपको बताया थे 1871 में, 1871 में, ठीक है, हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के, ठीक है, यूनान के। आगे है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुई थी। कब? 1821 ईस्वी में, ठीक है। इसको मिस मत कीजिए, नेपल्स की क्रांति, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, ठीक, 1821 ईस्वी में। अगला है चाटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चाटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। क्या है? इंग्लैंड में, ठीक है। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? कब किया गया? तो 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐतिहासिक देवदान की व्याख्या किसने की? ठीक है, तो किसने की? तो हेगेल ने। किसने? हेगेल ने। इंडियानापोल की संधि कब हुई? यह भी बहुत आसान है। इंडियानापोल की संधि कब हुई? तो 1931 में, सॉरी दोस्तों, 1829 में, 1829 में इंडियानापोल की संधि हुई थी, ठीक है। इंडियानापोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस।
तुर्की और रूस के बीच में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, ठीक है, बीच हुई थी। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से 2025 में आ भी सकता है, ठीक है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रूसिया के बीच, फ्रांस और प्रूसिया के बीच, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत था? तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया पर था, ठीक है। पोलैंड के विरोध